380 सीट में मोदी जी 270 सीट लेकर पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुके हैं। जून 4 को नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं होगा। अजय मोदी আসছে না। जी हां, चुनाव प्रचार लगातार जोरों पर है और बाकी बचे चरणों के चुनाव से पहले जो बातें कही जा रही हैं उन पर जरा गौर किया आपने। 4 चरण के मतदान के बाद मोदी को बहुमत मिल गया, यह दावा किया है गृह मंत्री अमित शाह ने। वहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि पीएम नहीं रहेंगे नरेंद्र मोदी 4 जून के बाद। 2024 के चुनाव में अब तक 4 चरणों में 381 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। 5वें चरण में 8 राज्यों की 49 सीटों पर 20 मई को वोट पड़ने। अभी 3 चरणों का मतदान बाकी है, लेकिन बहुमत के दावे अभी से ही किए जाने लगे हैं। पश्चिम बंगाल के बनगांव में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 4 चरणों में ही उनकी सरकार को बहुमत मिल गया है, अब लड़ाई 400 पार की है। बड़ी खबर यही है। अमित शाह को जवाब अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी दे दिया है। उन्होंने तो दावा यह किया कि इस बार केंद्र में बीजेपी की नहीं बल्कि विपक्षी गठबंधन इंडिया की सरकार बनने जा रही है। और कुछ ऐसा ही दावा राहुल गांधी ने भी किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को 150 सीट मिल रही है। और इन्हीं दावों का आधार आखिर है क्या? जिस तरीके से समीर बड़े दावे किए जा रहे हैं उसी के तहत पहली बड़ी खबर अब समीर। जी हां, पहली अहम खबर लोकसभा चुनाव पर अमित शाह का बयान। इसी से करते हैं शुरुआत। के बहुत बड़ा बयान है। 4 चरणों में मोदी जी को पूर्ण बहुमत मिल चुका है। मोदी जी ने 270 सीटें लेकर बहुमत प्राप्त किया। 4 चरणों की वोटिंग के बाद गृह मंत्री अमित शाह का यह बड़ा बयान। कह रहे हैं आगे की लड़ाई 400 सीटें पार करने की रह गई। गांव के लोगों को कहने आया हूं, 4 चरण पूरे हो गए हैं। 380 सीटों का चुनाव पूरा हो गया है। बंगाल में 18 सीटों का चुनाव पूरा हो गया है। आज मैं बताकर जाता हूं, ये 380 सीट में मोदी जी 270 सीट लेकर पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुके हैं। और आगे की लड़ाई 400 पार करने की है। बनगांव वालों बताओ, 400 पार कराओगे क्या? जोर से बोलो, कराओगे क्या? बंगाल में 30 से ज्यादा सीटें जिताओगे क्या? गृह मंत्री को आपने सुना। अब अमित शाह के दावे पर ममता दीदी का जवाब। दिल्ली में मोदी नहीं आ रहे, उन्हें 190 से 195 सीट मिलेंगी। इंडिया 315 का आंकड़ा पार करेगा। दिल्ली तो मोदी नয়, দিদি যেটা করবে সেটা হচ্ছে ইন্ডিয়া জোটকে ওখানে ক্ষমতায় এনে দেবে। আমরা এখান থেকে হেল্প করব। আমরা সবাইকে একসাথে নিয়ে ইন্ডিয়া জোটই জিতবে। কালকে পর্যন্ত আমাদের কাছে যে হিসেব আছে তাতে ওরা বড়জোর 190 থেকে 195 আর ইন্ডিয়া জোট 315 ইতিমধ্যেই ক্যালকুলেশন করেছে, 3-4টে পার্টি বাদ দিয়ে এখনো। কাজেই মোদি আসছে না। तो आपने सुना टीएमसी चीफ ममता बनर्जी को। इससे पहले राहुल गांधी ने भी दावा किया था कि पीएम मोदी पहले 400 सीटों की बात करते थे, लेकिन अब 150 भी नहीं बोल रहे। राहुल गांधी ने सीटों के आंकड़े को लेकर क्या कहा, सुनिए। पहले मोदी जी 400 सीट की बात करते थे, 400 पार। अब 150 भी नहीं बोल रहे। मैं आपको एक बात की गारंटी दे रहा हूं, रायबरेली की जनता लिख लो, जून 4 को नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं होगा।
तो तमाम बड़े नेताओं की तरफ से बड़े बड़े दावे किए गए हैं। सीटों को लेकर जो आंकड़ा बताया जा रहा है वो चर्चा का सबब बना हुआ है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। पूजा त्रिपाठी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की, हमारे साथ मौजूद हैं। स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार गौतम लाहिड़ी हमारे साथ मौजूद हैं और संजय सरकार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नेता हैं तृणमूल कांग्रेस के। और थोड़ी देर में सिद्धार्थ यादव, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, वो भी आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे। पूजा त्रिपाठी जी, पहला सवाल आपसे। गृह मंत्री अमित शाह पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहते नजर आ रहे हैं कि 380 सीटों में से 270 सीटें लाकर मोदी जी को पूर्ण बहुमत हासिल हो चुका है। अब लड़ाई 400 पार की है। इस आंकड़े को, इस कॉन्फिडेंस को कैसे देखेंगे? देखिए, ये कॉन्फिडेंस इनका नया नया आया है। जब श्रीम जी, जब इन्होंने चुनाव शुरू किए थे, चुनावी की कैंपेन, तभी 400 पार का नारा लगाते थे। फिर प्रधानमंत्री जी आ गए कि मछली मटन खाया जाता है सावन में, मंगलसूत्र पर आ गए, वो आपका पैसा लेकर मुसलमानों को बांट देंगे, वो आपकी भैंस खोलकर मुसलमानों को बांट देंगे। पाकिस्तान की भी एंट्री हो चुकी है चुनावों में, बाबरी का ताला लग चुका है अयोध्या में। तो प्रधानमंत्री और अमित शाह जी भी बंगाल में उन्होंने ये वक्तव्य दिया ना, बंगाल में वो मुल्लों और मदरसों की बात करते हैं। मेरा कहना है कि अगर आप 10 साल के शासन के बाद तीसरे टर्म के लिए आ रहे हैं, तो आप अपने रिपोर्ट कार्ड में, आप अपने मैनिफेस्टो में देश को बेरोजगारी, महंगाई से निपटने की कोई रोड मैप क्यों नहीं देती? आप वही मुसलमान, वही मुल्ला, वही मदरसा, वही पाकिस्तान, और ये जो झकपकाट है। मैं आपको बताती हूँ कि सबसे बड़ा रुझान क्या था इन 4 चुनावों का। मैं अमित शाह जी को भी बताना चाहूंगी, इस पूरे 4 फेजेस के चुनावों का सबसे बड़ा रुझान था जब प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी रैली से ये कहते हैं कि अंबानी अडानी टेम्पो में भर के पैसा भेज रहे हैं कांग्रेस को, ब्लैक मनी। प्रधानमंत्री जी जो 10 साल में एक बार भी अंबानी अडानी का नाम नहीं लिए, अब वो ब्लैक मनी की एक्यूजेशन कर रहे हैं, ऊपर से कह रहे हैं कि कांग्रेस को पैसा भेज रही है। यह बता रही है कि इनके पैरों के नीचे से जमीन निकल चुकी है। साउथ में ये बिल्कुल जीरो हो चुके हैं, नॉर्थ में ये हाफ हो चुके हैं। और 4 जून को मैं ममता जी की बात को ही दोहराना चाहूंगी और राहुल जी की बात को दोहराना चाहूंगी कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। चाहे कितने भी क्लेम करें, इन्हें भी पता है सवाल वो बयान नहीं था, जो दावे किए जा रहे हैं उसका आधार क्या है। सवाल ये है, सिद्धार्थ यादव इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और सिद्धार्थ, ये दावा, और इसलिए भी आधार की बात कर रही हूं क्योंकि ये तो साफ तौर पर कह दिया गया कि 380 में से 270 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है। अब आगे की लड़ाई 400 पार करने की है। सवाल मेरा बस यही है, किस आधार पर ये दावे किए जा रहे हैं? देखिए, जो बात समझने की है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी कैडर बेस्ड पार्टी है। आप लोग टीवी चैनल्स हैं, एजेंसीज हैं, वो अपना सर्वे करती हैं, पर भारतीय जनता पार्टी अकेली वो पार्टी है जो बूथ तक नहीं, पन्ना प्रमुख तक कैडर जिसके पास है। और हम भी जहां जहां चुनाव होते हैं वहां से अपना असेसमेंट करते हैं। इन 380 सीटों में अधिकतम सीटें ऐसी भी थी जिसमें पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी जीती थी। अभी थर्ड फेज में तो कुछ सीटें ऐसी थी जिसमें 93 में से 80 सीटें पहले से भारतीय जनता पार्टी जीती थी। हम अपने गढ़ में कहां मजबूत हुए और कहां पे इस बार हम अधिक सीटें लेकर के आ रहे हैं। जो रोड मैप हमारा इस विजय का है वो तो बिल्कुल है, पर मैं कांग्रेस पार्टी की एक बात का जवाब जरूर देना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि रोड मैप क्यों नहीं बताते, कि गरीबी कैसे हटेगी और ऐसा कैसे होगा। अरे हमें रोड मैप की आवश्यकता नहीं है। 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाकर हमने दिखाया है। जो झूठे वादे आप कर रहे हैं, रोड मैप उसको चाहिए। पाकिस्तान को हम थोड़ी लाए थे इस चुनाव में, पाकिस्तान को आप लाए। आपने कहा कि पाकिस्तान ने चूड़ियां तो नहीं पहनी, पाकिस्तान का सम्मान से बात करनी चाहिए। बीच में नहीं, मैं पूजा जी आपके बीच में नहीं बोला था। हम पाकिस्तान को इस चुनाव में लेकर के नहीं आए, आप लेकर के आए। आपने कहा पाकिस्तान ने चूड़ियां तो नहीं पहनी, आपने कहा पाकिस्तान को सम्मान से बात करो, आपने कहा वोट जिहाद करो, हमने नहीं कहा। तो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर सबको बांटने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। और इसी बार राहुल गांधी की उम्र से भी कम कांग्रेस पार्टी की सीटें आने जा रही हैं। उम्र तो थोड़ी ज्यादा बता दी, 53 साल के युवा हैं, पर 40 के अंदर अंदर वो सिमट जाएंगे। कांग्रेस पार्टी साफ हो चुकी है, अस्त पस्त त्रस्त हो चुकी है और देश मूड बना चुका है कि फिर से पुनः तीसरी बार एक मजबूत पूर्ण बहुमत की सरकार इस देश को देनी है, जिसका डंका पूरे विश्व में बजे और भारत की इस ग्रोथ स्टोरी को कोई रोक ना सके। ठीक है। और हमारे साथ इस वक्त सरकार साहब मौजूद हैं। थोड़ी देर पहले हमने वो बयान सुनाया अमित शाह का, जिसमें वो कह रहे हैं बंगाल वालों बताओ 400 पार करोगे या नहीं। बंगाल वाले हमारे साथ बैठे हैं आज, सरकार साहब स्टूडियो में ही हैं। सरकार साहब, क्या कहेंगे अमित शाह के इस बयान को और आप लोगों का अपना दावा क्या है? 2 बड़े सवाल आप लोगों से पूछे जाते हैं, आपका पीएम कैंडिडेट कौन, आपका अपना आंकड़ा क्या, और दोनों ही सवालों के जवाब आमतौर पर मिलते नहीं। बंगाल का जनता करेंगे नहीं माफ, दक्षिण से हो गया साफ, उत्तर में होगा हाफ, महाराष्ट्र की नाइंसाफ, जनता देंगे जबरदस्त जवाब।
यही आज का स्थिति है। बंगाल में 6 से 7 सीट अगर मिल के जीत जाएंगे ना, हम राजनीति छोड़ देंगे। लिख के देखे जा रहा आपको स्टूडियो में, 4 तारीख को मिला लीजिएगा। 130 सीट साउथ में है, वहाँ पर 15 सीट नहीं मिल रहा है। बंगाल, बिहार और झारखंड मिला के, उड़ीसा मिला के 117, वहाँ पे 30-40 सीट नहीं मिल रहा है। रह गया महाराष्ट्र, आपको हरियाणा, दिल्ली और पंजाब मिला के, यहाँ पे मिला के होला 78 सीट, वहाँ पर भी 30 सीट नहीं। 325 सीट में भारतीय जनता पार्टी को खतरा ही खतरा दिखा दे रहे हैं। आप बोल रहे हैं ये 277 मिल गया, ये क्या बोल रहे हैं मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। अभी कभी कभी देखते हैं ना, वोट प्रतिशत भी बढ़ जाता है। स्ट्रांग रूम में जाके भूत भी आज के तारीख में वोट देता है, मतदाता केंद्र में भूत भी जाके वोट दे देता है। आज के सिचुएशन ऐसे हो गया, अगर भूत वोट दे देता है तो इसके लिए चमत्कारी है नरेंद्र बाबा का चमत्कारी है, हम तो कहेंगे। लेकिन सबसे बड़े बात है, पीएम कैंडिडेट आप 4 तारीख को बाद में सब कुछ आप लोगों को सामने आ जाएंगे। और मैं आपको एक सलाह दे रहा हूं आज के तारीख में, भारतीय जनता पार्टी को, आप बढ़िया बिस्तर रेडी कर लीजिए। 4 तारीख को बाद में आपको तो नेता बोला हम झोला उठाएंगे, भाग जाएंगे, कौन सन हिमालय में जाएंगे ना कहीं नहीं जाएंगे, आपको मालूम है, आप तय कर लीजिए। तो आप आज 10 साल में जनता जिस तरफ से दान मिला, 2 करोड़ का नौकरी, 10 करोड़ का नौकरी ने 20 करोड़ नौकरी नहीं मिल चुके हैं 10 साल में, 15 लाख रुपए अकाउंट में नहीं। उज्ज्वला गैस योजना 6.5 करोड़ आदमी उज्ज्वला योजना छोड़ चुका है, लकड़ी में खाना पका रहा है आदमी, महंगाई के हाथ में तरस रहे हैं, नौजवान को नौकरी नहीं, बेरोजगारी में रास्ता में घूम रहे हैं। मुद्दों की यहाँ पर आप बात कर रहे हैं, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार गौतम लाहिड़ी सर इस वक्त हमारे साथ है। गौतम सर, दोनों लिहाज से सवाल करूंगी। यहाँ पर अगर इनका कैडर इतना मजबूत है, जो बात सिद्धार्थ ने भी यहाँ पर कही थी कि हमारे कार्यकर्ता इतने उत्साहित हैं कि हम जानते हैं कि हमें एक क्लीन स्वीप या हम कहें बेहतर समर्थन मिल रहा है, वहीं ममता दीदी की अगर बात करें तो अगर आज वो जिस स्तर पर इंडिया अलायंस की बात करती हैं, क्या इन्हीं के रुख ने इंडिया अलायंस में मुश्किलें अड़चनें पैदा नहीं की? और क्या आपको लगता है इस लिहाज से जनता कंफ्यूज नहीं है इसको देखते हुए? नहीं, सबसे पहले बात तो ये है कि जो नेता और विरोधी नेता जो बोल रहे हैं, एक्चुअली चुनाव में इस बार थोड़ा गर्मा गर्मी कम था। अभी चुनाव थोड़ा स्लॉग ओवर की तरफ जा रहा है, ठीक है। इसलिए अपना अपने कार्यकर्ता को हौसला बढ़ाने के लिए सभी पक्ष ने अभी पहले जो शुरू किया, आज डिबेट इसी के नंबर पे ऊपर आ चुका है, जो एक्चुअली नहीं होना चाहिए था, क्योंकि एग्जिट पोल तो बैंड है अभी तक। लेकिन बात यह है कि जो आंकड़ा, ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो है मजबूत है, पटना लेवल तक मजबूत है, ये बात सही है। बाकी विरोधी दल जो है मोटे तौर पे हवा के ऊपर लड़ते हैं, और अपना जो उतना जो संगठन, ये मानना ही पड़ेगा कि कांग्रेस हो, तृणमूल कांग्रेस का संगठन है बंगाल में, ये बात है, उनका बूथ लेवल तक संगठन है, पहले वामपंथी को जैसे हुआ करते थे। तो इसलिए अपना अपना जो आंकड़ा दे रहा है, वो आंकड़ा अपना कार्यकर्ता को हौसला बढ़ाने के लिए दे रहा है। इसमें कितना दम है वो तो 4 तारीख को पता चल जाएगा। दूसरी बात, आपने जो सवाल उठाए, बात सच है कि तृणमूल कांग्रेस इंडिया गठबंधन के अंदर जो मोर्चा बनाना था और नहीं हुआ बंगाल में, जो फेल हो चुका है, इसमें जिम्मेवार दोनों तरफ ही है। मैं नहीं मानता कि अकेला ममता बनर्जी, जो सीट के लेके बंटवारा था वो बंटवारा नहीं हो पाया ठीक से। कांग्रेस जो डिमांड कर रहा है, मुझे लग रहा था बंगाल में कांग्रेस का जो अभी संगठन है, उस हिसाब से उतना सीट शायद नहीं मांगना चाहिए था, उससे कम में राजी होने से हो सकता है ममता बनर्जी मान लेंगे, किंतु ममता बनर्जी 2 के ऊपर उठने के लिए भी तैयार नहीं था। साथ साथ कांग्रेस का और एक मजबूरी है कि उसके साथ वामपंथी को लेके वो चल रहा है, जिसके साथ ममता कतई कोई समझौता नहीं करने वाले हैं। बिल्कुल। तो इसके कारण थोड़ा ये विरोधाभास इंडिया गठबंधन में है, शुरू से ही है। बहुत पहले से ही पता था कि पंजाब, केरल और बंगाल तीनों इंडिया अलायंस का एक फॉल्ट लाइन जिसको कहा जाता है, फॉल्ट लाइन है। ये फॉल्ट लाइन का फायदा हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को मिले। ऐसे अगर वोट का डिवाइड हुआ, डिवीजन हो गया, इसके कारण 2-3 सीट ऐसे है जिसमें अगर बीजेपी को पहली बार कामयाबी मिल सकता है, तो सिर्फ जैसे मालदा उत्तर सीट, वो वोट डिवीजन के कारण ही बीजेपी को मिला था। इस तरह का अगर कोई डिवीजन हो जाए तो वो एक मुश्किल है इंडिया गठबंधन। ठीक है। सिद्धार्थ हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी से। सिद्धार्थ, जरा ये बताइए कि आपका अपना आकलन क्या कहता है? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि एक बहुत बड़ा आंकड़ा आप सामने रख दिया गया है कि 270 हम पहुंच गए 4 फेज की वोटिंग में ही, अब लड़ाई 400 पार की है। कहां आप लोगों को ये लग रहा है, किस स्टेट में आपको ऐसा लग रहा है कि यहां पर आपकी सीटें बढ़ेंगी? क्योंकि 2019 में ही 303 सीटें, मतलब सीटों के पहाड़ पर आप लोग बैठे हुए हैं, अब इससे भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। कौन से ऐसे स्टेट हैं आपकी नजर में जिसमें आपको लग रहा है और सीटें बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी?
देखिए, पहले तो मैं सरकार जी बात कह रहे थे, मैं उनकी बात का छोटा सा जवाब देता हूं, फिर आपकी बात का जवाब देता हूं। पहले तो उन्होंने कहा कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा अगर 6-7 सीट से ऊपर आ गई, एक व्यक्ति और राजनीति से कम हो जाएंगे, आजकल बड़ी भीड़ हो गई है वैसे भी पॉलिटिकल स्पेस में। मैं उनको कहूंगा ऐसा दावा मत करिए, क्योंकि 4 जून बहुत दूर नहीं है। पर वो कुछ तुकबंदी कर रहे थे, तो थोड़ी सी तुकबंदी मैं भी कर देता हूं कि इंडिया अलायंस का सूरज हो गया है अस्त, ममता और राहुल से हो गए हैं बिल्कुल पस्त, लोग हैं इनसे त्रस्त और इसलिए इस चुनाव में इनका किला होगा ध्वस्त। इनकी हालत ऐसी हो चुकी है देश भर के अंदर कि लोग जानते हैं। देखिए, आप कहीं भी प्रधानमंत्री की रैली देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम देखिए, अपार जन समर्थन, अपार आशीर्वाद लोगों को मिल रहा है। और इसीलिए जहां जहां हम पिछली बार थोड़े कम रहे थे, जो आपने प्रश्न पूछा, चाहे उत्तर प्रदेश में हमारे को अपनी सीटें को बढ़ाना हो, या हो उड़ीसा जैसे प्रांत में हमें अपनी सीटों को बढ़ाना हो, या फिर बंगाल में हमें अपनी सीटों को बढ़ाना हो, या दक्षिण भारत में हमें अपनी सीटों को बढ़ाना हो, आंध्र में हमने सीटों को बढ़ाना हो, इन सभी प्रांतों में भारतीय जनता पार्टी को जो हमारे गढ़ हैं उससे अतिरिक्त भी जो जन समर्थन मिल रहा है, जो अपार प्रेम मिल रहा है, जो विश्वास मिल रहा है, वो 4 जून का परिणाम इनकी आंखों के सामने आ जाएगा। कोई भी ऐसे प्रधानमंत्री जैसे लोकप्रिय नेता जो 2 बार जिनको देश की जनता ने पूर्ण बहुमत की सरकार दी हो, जो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ इस देश में सरकार बना रहे हो, उनको ये कह दे रहे हैं अरे तो 100 पे रह जाएंगे, 125 पे रह जाएंगे। अरे आंधी आई थी तो हटाने के लिए भी तो कुछ आंधी लाओगे। चारों ओर छोटी छोटी हवा भी नहीं चल रही, टेबल फैन लेकर के राहुल बाबा घूम रहे हैं अपने साथ, समर्थन में कोई व्यक्ति और राहुल बाबा 150 का आंकड़ा दे रहे हैं, ममता बनर्जी 190 से 200 में समेट रही हैं आप लोगों को। नहीं, वो हमारे लिए नहीं कहना चाह रही, वो 15 और 16 सीटें कहना चाह रही हैं कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि अधीर रंजन जी ने कह दिया है कि बंगाल के अंदर ममता जी को वोट मत करिए, भारतीय जनता पार्टी को करिए। ये तो इनका इंडिया अलायंस है। पंजाब के अंदर भगवंत मान कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी सबसे करप्ट पार्टी है। क्या अलायंस है? कहां है ये लोग? कौन सा नेता है जिनको ये नहीं पता कि 15 अगस्त को हमारा झंडा कौन फहराएगा अगर हम जीत गए, जिनको ये नहीं पता कि देश को आगे कौन लेकर के जाएगा, उनको देश की जनता चुनेगी क्या? संजय सर, इस बात को क्या आप एडमिट करेंगे जो ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं फेस क्राइसिस एक सबसे बड़ा मुद्दा रहा जब आप जनता के बीच गए? और मैंने ये बात इसलिए भी एक्सपर्ट से की थी कि क्या कहीं आप जनता को कंफ्यूज नहीं कर रहे कि कुछ स्टेट्स में आप साथ हैं, कुछ स्टेट्स में आप टर्म्स एंड कंडीशंस लगा देते हैं? यही एक वजह है कि आप एक प्लेटफॉर्म पर साथ होते हुए भी साथ नजर नहीं आए। देखिए, सबसे बड़े बात जो हो रहे हैं आज की तारीख में, भारतीय जनता पार्टी के बूथ वाइज संगठन नहीं है। टॉनिक मैंने वोकल टॉनिक देना चाहिए ना, वोकल टॉनिक अमित शाह जाके दे रहा है बाहर से जाके, यहाँ ऊपर कुछ नहीं है। क्यों? उसको मान एजेंट ही बैठा नहीं पा रहा है। आपको लास्ट इलेक्शन में दार्जिलिंग जहाँ जो सीट जीते थे 4 लाख वोट से, ऊपर 350 बूथ में एजेंट नहीं बैठा पाए, वो कहाँ से जीतेंगे? अब मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखेंगे तो जीत जाएंगे। नहीं सर, मैं ये सवाल उस लिहाज से कर रही हूँ कि इंडिया अलायंस का यही रुख क्या जनता के बीच एक कंफ्यूजन पैदा नहीं कर रहा? कम परसेंटेज ऑफ वोटिंग भी हम एक बात आधार मान सकते हैं? और क्या ये कहना भी सही है जिस तरीके से सर ने कहा अभी कि स्लॉग ओवर, तो अब हम देखेंगे गौतम सर भी इस बात को रेफर कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले के चरण में ज्यादा लोगों की एक्साइटमेंट या कहें कि जिस तरीके से अभी तक वोटिंग परसेंटेज होती थी उसको लेकर भी एक चर्चा की जा रही है। देखिए, कंफ्यूज की कोई बात ही नहीं है। एक्चुअल हम लोग पहले देखिए अलायंस में जो बात बोले थे, अलायंस में हम लोग थे, लेकिन कांग्रेस ज्यादा डिमांड किया। 2 सीट में कांग्रेस को हम लोग बोले थे, लेकिन 2 सीट के अधीर रंजन चौधरी जो लोकसभा से विधानसभा के हिसाब से 2,73,000 वोट से पीछे, भारतीय जनता पार्टी सेकंड पोजीशन में, मालदा में भी वही है। तो दीदी बोली था हम दोनों सीट आपको जिता लेंगे, 2 सीट ले लीजिए। अधीर रंजन चौधरी को कहना है 10 सीट। एक्चुअल के अधीर रंजन चौधरी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के साथ दोस्ती कर रहे हैं और राहुल जी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जंग लड़ रहा है। ये तो मतलब जो कंफ्यूज मैटर तो यहाँ तैयार हो रहा है। हम तो देखिए, हम इस कारण में अलायंस नहीं किया था, मालूम है उसको अगर 8-10 सीट देंगे तो कहीं जीत नहीं पाएंगे। और रह गया है इस बार इलेक्शन में बहुत जो प्रमाणिक है, भारतीय जनता पार्टी जो आप देख लीजिएगा 4 तारीख को दिन में आपको बाद 4 बजे तक नतीजा क्लियर हो जाएंगे। 6 से 7 सीट अगर जीत गया है, सोच लिया भारतीय जनता पार्टी बहुत जीत गया है। वो जितने के आज के तारीख में नहीं कि देखिए दुर्गापुर में। ठीक है सरकार साहब, मैं समझ गया आपकी बात। पूजा त्रिपाठी अब जवाब देना चाहेंगी। ये आपके अपने सहयोगी दल हैं जिनके मन में आप ही की पार्टी के लिए इतनी खलिश नजर आ रही है। यही खलिश भगवंत मान जब बात करते हैं तो पंजाब के सिलसिले में नजर आती है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जो कि नामांकन दाखिल करने जाते हैं तो पूरा एनडीए का कुनबा 26 नेता उनके साथ नजर आते हैं। राहुल गांधी के साथ ऐसी तस्वीरें नजर नहीं आती। मैं मानता हूं कि वो पीएम कैंडिडेट नहीं है आपके, लेकिन फिर भी टक्कर की तो बात होती है ना कि नरेंद्र मोदी को कौन टक्कर दे रहा है, राहुल गांधी दे रहे हैं। ऐसा क्यों है? समीर जी, आपको ये समझना होगा कि इंडिया अलायंस अपने प्रारूप में बहुत डेमोक्रेटिक अलायंस है। यहाँ हर रीजनल प्लेयर अपने क्षेत्र में बहुत ज्यादा सशक्त है और बहुत ज्यादा पावरफुल है। यहाँ दिल्ली में बैठे 2 लोग नहीं डिसाइड करते कि आपको फोन आ जाता है आपको टिकट लड़ना है, वो लोग टिकट वापस कर देते हैं। आपको अगर वो 5 मांगते हैं आपको 2 दिया जाता है तो कोई एक शब्द नहीं बोलता। यहाँ हर नेता, लेकिन पूजा जी ये तो टू मच डेमोक्रेसी हो गई ना कि एक दूसरे के खिलाफ ही बोल रहे हैं।
टू डेमोक्रेसी की टू मच कैसे हो सकती है समीर जी? हम एक डेमोक्रेटिक नेशन में और आप कह रहे हैं टू मच डेमोक्रेसी। आपका कहना है कि हम डिक्टेटर बन जाए कि दो लोग दिल्ली में नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जब गठबंधन में मौजूद दल एक दूसरे पर हमला बोलने लगे तो इसे क्या कहा जाए? भगवंत मान भी गठबंधन का उतना ही बड़ा हिस्सा है जितना ममता थी। हमारी कॉम्प्रोमाइजेस नहीं हो पाई सीट शेयरिंग पे, उसको मैं एक्सेप्ट करती हूँ। और हम पंजाब हो या बंगाल हो या केरल में आमने सामने लड़ रहे हैं, पर जहां तक बात यूनाइटेड फ्रंट की है, अगर आप बात सुनेंगे ममता दी के भाषण की, अगर आप बात सुनेंगे भगवंत मान के भाषण की, तो हर कोई इंडिया अलायंस की बात करता है। और ये बात यहाँ नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी नहीं है, बात है नरेंद्र मोदी वर्सेस पीपल ऑफ इंडिया। यहाँ बहुत कविताएं की जा रही थी, तो मैं भी एक कविता करना चाहूंगी कि तुमसे पहले भी जो ये यहाँ पे तख्ता नशी था, उसको भी अपने खुदा होने पर उतना ही यकीन था। आप इनके मैनिफेस्टो को देखिए, उसमें 76 बार मोदी जी की तस्वीरें हैं, पर नौकरी का मेंशन सिर्फ 2 बार। आज देश जब देश में सबसे बड़ी बेरोजगारी के दंश से जूझ रहा है, चाहे अग्निवीर युवा परेशान हो, चाहे पेपर लीक हो, आज सिर्फ 2023 में 46,000 किसानों ने आत्महत्या की है। पर नहीं, मोदी मोदी मोदी, आप मोदी जी का नॉमिनेशन देखिए। चलिए, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है। गौतम जी, ये जो बात कह रही हैं उसी आधार पर भी ये सवाल करूंगी, क्योंकि बात सिर्फ पश्चिम बंगाल और पंजाब तक भी सीमित नहीं है ना। अगर अलायंस की हम बात करें, यही तो वजह है कि ये लोग एक तरीके से, अगर समीर ये कह रहे थे कि डेमोक्रेसी में टू मच हो गया, मैं करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, क्या ये ब्लेम गेम नहीं थी जिस वजह से आप एक फॉर्मूले पर सेटल नहीं हो पाए? देखिए, फॉर्मूले पे सेटल, मैं वरिष्ठ पत्रकार से इस पर जवाब ले लेती हूँ, उनका एनालिसिस देख लेते हैं कि वो इस सिचुएशन को किस तरीके से एनालाइज कर रहे हैं। गौतम सर। देखिए, मैं तो मानता था कि शुरू से ही ये विरोधाभास इंडिया अलायंस में है, ये सुलझाना बहुत मुश्किल है। वोट का बाद ही जितना देश में विरोधी दल का सरकार बना है, तो सारे पोस्ट पोल अलायंस में ही बना है, और उसके एक दूसरे के खिलाफ लड़ा भी है। इसलिए तो कहा था ना कि ये वो राज्य में कुश्ती कर रहा है, दिल्ली में दोस्ती कर रहा है। लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम तो कांग्रेस पार्टी के लिए हुआ है अधीर रंजन चौधरी के कारण अब देखिए, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे बड़े नेता कैंपेन के लिए नहीं गए। वहाँ पे जो गया है उनका शशि थरूर गया था, जिन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ लड़ा था अध्यक्ष चुनाव के लिए। इसलिए कांग्रेस सेंट्रल हाईकमांड भी सोच रहा है कि ज़्यादा वो नहीं चाहते हैं कि जो बंगाल में जो कड़वाहट है, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी, वामपंथी और कांग्रेस तीनों का बयान आप सोचेंगे तो एक ही लाइन पे वो बोलते हैं तृणमूल के खिलाफ जी। आपको कोई विरोधाभास नहीं मिलेगा तीनों पार्टी के अंदर कि ममता के खिलाफ सब एक सुर में बोलते हैं। तो वो एक कंफ्यूजन वोटर के बीच में हो सकता है। इसलिए एक ममता के लिए ये वो मानते हैं कि एडवांटेज कि अगर विरोधी वोट, उनके विरोधी जो वोट है वो डिवाइड होता है तो उनको फायदा हो सकता है। गौतम लाडी साहब ने जिस बात का जिक्र किया, सिद्धार्थ जी, जाहिर है आप ये बंगाल का जिक्र करके, पंजाब का जिक्र करके खुश हो सकते हैं कि भाई इंडिया गठबंधन के आपसी देखिए कितनी सिरफुटवल हो रही है, आपस में ही दल जो है वो भिड़े हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा स्टेट आप देखिए यूपी, 80 सीटें, वहां पर तो इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पहली बार जब साथ आए थे तो इस कदर साथ नहीं थे जिस कदर इस बार साथ नजर आ रहे हैं। तो वहां पर तो चुनौती बड़ी है आपके लिए। समीर जी, किस कदर साथ आए थे? इनकी वो साथ आने की कदर ही नहीं समझ में आती। पिछली बार तो हाथी भी बैठा था साइकिल पे और हाथ से चला रहे थे, इस बार हाथी भी उतर गया, पर ये इस बार अलग कदर से साथ आए हैं। ये पुराना फॉर्मूला है जो फेल हो चुका, जो नहीं चला उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की जनता ने बता दिया कि एक अराजक पार्टी जिसने उत्तर प्रदेश को लूटा, और एक वो पार्टी जो बहुत वर्षों से साफ हो चुकी है, जो उत्तर प्रदेश को मात्र अपने परिवार की जागीर मानती थी, जो कभी विकास की बात नहीं करती थी। इन दोनों के जो वंशज हैं, शहजादे हैं, इनको अब हम स्वीकार नहीं करेंगे। पर अभी हमारी कांग्रेस पार्टी के साथी कह रही थी बहुत डेमोक्रेसी है हमारे अलायंस में, बहुत अच्छी डेमोक्रेसी है। तभी तो कोई एक दूसरे को चिरकुट कह देता है, कोई सीटों ट्विटर पे अपनी सीटों को बांट देता है, कोई कह देता है ये सबसे बड़े भ्रष्टाचारी, इनको वोट मत करना। पर मैं तो डरता हूं इस बात से कि ये लोग सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। अगर खुदा ना खास्ता बनेगी नहीं इनकी, पर किसी दिन बन गई समीर जी, तो क्या होगा? ये ऐसे ही लड़ेंगे डेमोक्रेसी से कि आइए मैं 2G का घोटाला करता हूं, मेरे को ये वाला मंत्रालय चाहिए, नहीं तो मैं अलायंस छोड़ करके भाग जाऊंगा, मैं ट्यूसडे का प्रधानमंत्री हूंगा, मैं फ्राइडे का प्रधानमंत्री हूंगा। ये देश को बेच खाने की योजना जो आई है, ये जो इंडिया अलायंस की स्कीम है, इस देश को पुनः कमजोर करने की, देश की जनता जनार्दन बहुत समझदार है
वो आज इनके एक वादे पर विश्वास नहीं कर रही, जिनके आपस में नहीं कोई सामंजस्य बनता हो, अविश्वास और तो देश के असंतोष साथ क्या पूजा सामंजस्य त्रिपाठी बनाएंगे? क्या बड़ी चुनौती यूपी में भी देखती हैं? वोट ट्रांसफर और जिस तरीके से वोट शेयर है वो सबसे बड़ी ग्राउंड रियलिटी है। ये सवाल मेरे से था, पूजा जवाब दीजिए। तो ये आप और भी जवाब दे सकता है। सिद्धार्थ जी ने कहा कि जनता बहुत समझदार है, तो आप जनता देख रही है कि आंध्र प्रदेश में आप अलायंस में उन्हीं को जिनको आपने करप्शन में जेल में भेजा था, महाराष्ट्र में आप सबसे बड़े भ्रष्टाचारियों के साथ अलायंस में हैं, और तो और महिलाओं पर, हमारे महिला पहलवानों पर जो हाथ डाले हैं, उनके बेटे को आपने टिकट देकर महिला सुरक्षा का जो लकीर खींची है वो क्या बता दूं। और प्रज्वल रवन्ना के लिए प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं आप उन्हें वोट दे तो मुझे शक्ति मिलेगी, तो प्रज्वल रवन्ना के उनके 3000 जो सेक्स अब्यूज वीडियो है उस पर भी प्रधानमंत्री जी बोल दीजिए कि इंडिया अलायंस को गाली दे रहे हैं। महिला सुरक्षा के नाम पर इन्होंने जो धज्जियां उड़ाई हैं देश में, चाहे वो बृजभूषण शरण सिंह, अब ये मत कहिएगा बृजभूषण करप्ट है, उन पर चार्जेस फ्रेम हो चुकी है, आपने उनका बेटे को देकर जो मुखौटा बनाया है उससे अच्छा बृजभूषण शरण को दे दीजिए। जब आपने महिला सुरक्षा के नाम पर ठेंगा दिखा के दे दिया देश की महिलाओं को, तो आप उन्हीं को दे देते। इतना दिखावा करने की क्या जरूरत थी? वहाँ आप जेडीएस के साथ अलायंस में हैं जिसके इतने भयंकर वीडियोस बाहर आ गए, ये इनका, और आप राज ठाकरे के साथ अलायंस में महाराष्ट्र में जो उत्तर भारतीयों को भैया भैया कह के गालियां देते हैं और आप पे यूपी में वोट मांगते हैं। ये विरोधाभास क्या है सिद्धार्थ जी, मुझे बताइए। ठीक है, जल्दी से सिद्धार्थ जी इसका एक जवाब दे दीजिए। और क्या आप खुद भी ये मानते हैं, क्योंकि कई पॉलिटिकल पंडित ये अनुमान लगा रहे हैं कि भाई बिहार में आपके लिए चुनौती बढ़ गई है, महाराष्ट्र में आपके लिए चुनौती बढ़ गई है, यूपी का मैंने जिक्र किया जहां पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इस बार बहुत अच्छे से मिलकर लड़ते हुए बीजेपी को टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं, और ऐसे में आप कह रहे हैं कि भाई 270 तो हमें आ ही गए। देखिए समीर जी, कोई चुनौती नहीं है। जनता का जो अपार समर्थन हमको मिल रहा है और प्रधानमंत्री जी की रैलियां, उनके कार्यक्रम, हमारे नेताओं की रैलियां, कार्यक्रम जो आप देखेंगे आप भी समझ जाएंगे ग्राउंड पे कि क्या सेंटीमेंट है। पर अभी दो बातों का जवाब दूंगा, कांग्रेस पार्टी के साथ ही कह रही थी। पहली बात तो जब भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो इंडिया अलायंस का जो इंडिया अलायंस को थोड़ा सोचना चाहिए भ्रष्टाचार पे बोलने से पहले। इनके मंच पे फर्स्ट रो में बैठने का क्राइटेरिया यह है कि कौन कौन जेल से बेल पर बाहर है, जिनके दोनों शीर्ष नेता मां और बेटे 5000 करोड़ के नेशनल हेराल्ड के केस में बेल पर बाहर है, जिनके सारे नेता बेल पर बाहर है और नया नया भी जेल रिटर्न आया उसको भी फर्स्ट रो में बैठा रहे हैं, तो आप बात मत करिए। पर महिला सुरक्षा की बात बहुत जरूरी है। संदेश खाली पर मुंह नहीं खोलते। और राधिका खेड़ा के साथ क्या करते हैं, मायावती के साथ क्या किया था आपकी समाजवादी पार्टी ने, और स्वाति मालीवाल के साथ क्या हुआ। देश के एक सांसद के साथ मुख्यमंत्री आवास में मारपीट हो गई पर उसका बिल्कुल जिक्र नहीं करेंगे। यही सिलेक्टिव अप्रोच है। हमने तो कहा है जहां जो गलत है उसको हम गलत कहते हैं, जिसके साथ जो गलत है उसको बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, कानून संगत कार्रवाई होनी चाहिए। और इसीलिए मणिपुर पर जब हम जवाब दे रहे थे, अभी आप ही ने कहा ना खुद से। पूजा रिपीट मत करिए, जो बात आपने कही है उसी का वो जवाब भी दे रहे हैं। और गौतम सर, मेरा हालांकि पूजा से सवाल ये था कि यूपी की, क्योंकि समीर ने जिक्र किया था, तो यूपी में कितने प्रतिशत के साथ कांग्रेस यहां पर स्टैंड करती है और किस तरीके से अखिलेश यादव के भरोसे वो अपनी सीमित राजनीतिक जमीन को एक्सपैंड करने की कोशिश कर रही है, उस पर उन्होंने जवाब नहीं दिया। लेकिन ये बहुत बड़ा चैलेंज है और यही ग्राउंड रियलिटी भी है। गौतम सर सॉरी, मैंने यूपी की बात हो रही थी। यूपी में कांग्रेस बहुत सीमित है और जो वोट परसेंटेज है उसी के बलबूते अब उसका सहयोग अखिलेश की पार्टी के साथ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन को हासिल करना चाहते हैं। वो वोट ट्रांसफर आपको लगता है आसानी से हो पाएगा? वो प्रतिशत यूपी में बढ़ पाएगा कांग्रेस का? सही है कि 2019 में यूपी में विरोधी दल को मैदान में बिल्कुल दिखाई नहीं दिया, भले ही वो अलायंस कुछ किया था। इस बार थोड़ा बहुत मैदान में दिखाई दे रहा है कुछ सीमित जगह पे। निश्चित तौर पे ये अखिलेश यादव वोट जो है, ये उन्होंने तो इस बार एक नया डेफिनेशन दिया ना, पीडीए। तो वो जो संज्ञा है, जिस डेफिनेशन में अग्रजा जाति भी आ जाते हैं, जो कांग्रेस का पुराना वोट बैंक है, उसके साथ साथ दलित वोट बैंक, वो भी कांग्रेस का पुराना वोट बैंक था जो मायावती के पास चला गया था। इसलिए मुझे लग रहा है इस बार थोड़ा बहुत वोट ट्रांसफर हो सकता है। बहुत बड़े पैमाने होगा ऐसे नहीं है, लेकिन कुछ सीटों पे, कुछ जगह पे मैं देखा हूं कि यहाँ पे जरूर दोनों कार्यकर्ता एक साथ काम कर रहा है। ठीक है सर, आखिरी सवाल सरकार साहब, एक नंबर तो रखा गया है 190 से 200 में आप सिमटा रहे हैं बीजेपी को, लेकिन क्या कोई एक नेता आगे ना करना यह भी एक इंडिया गठबंधन की कमी रही क्या, जिसका वोटर्स के जहन पर असर पड़ रहा है? आप लोगों ने क्यों नहीं ममता बनर्जी को आगे? कांग्रेस ने तो नहीं किया राहुल गांधी को, देखिए प्रधानमंत्री पद का
उम्मीदवार नहीं बनाया। देखिए 325 सीट में इसको करीब हार हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और 325 सीट में उसको 110 भी नहीं मिलेंगे और रह गया 218 में उसको तो कभी भी उसको मेजोरिटी नहीं मिल सकता है। ये दावा तो बहुत दूर के बात है। देखिए अलायंस के मीटिंग होगा, अलायंस में अगर मीटिंग होगा, अगर दीदी को प्रधानमंत्री का बनाया जाए तो ये गठबंधन तय करेंगे। ये हम अभी नहीं कह सकते यहाँ पर, क्यों हम टोटल कंट्री में पूरा देश में 45 सीट में लड़ रहे हैं और 272 चाहिए मेजोरिटी के लिए। इस हिसाब से गठबंधन के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और गठबंधन ही सब कुछ लेके जा सकता है। देखिए अनलॉजिकली बात हम नहीं बोलेंगे, हम एक पॉलिटिकल ग्रासरूट लेवल के कार्यकर्ता से हम ठीक है। आपके हिसाब से ये लॉजिकल सवाल है। इसका जिक्र मैंने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि इसी बिना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि भाई इधर तो नरेंद्र मोदी है, उधर कौन है, वहां पर अगर सरकार बन गई तो हर साल ये लोग पीएम बदलेंगे। इस तरह की बातें होती हैं।